हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और आप सभी का स्वागत है। कहानी स्टार्ट करते हैं 816 से। तो 816 में था क्या था। हाँ, क्या मैं इतनी बुरी हूँ। पिछले एपिसोड में हमने सुना ही था कि किस तरह उस गुफा का मामला शांत हो चुका था। रफ़ीक पठान ने मुहिम योद्धा विक्रम को इलाहाबाद के अरमाड़ा सेक्शन का ब्रांच मास्टर बना दिया था और वह विक्रम से बहुत ज़्यादा खुश था। रफ़ीक ने यह फैसला ले लिया था कि अब वह शिवम के साथ ही काम करेगा, क्योंकि माहिम खानदान के राजा विवानंद भी शिवम से डरते थे और रफ़ीक को यह पूरा यकीन हो गया था कि शिवम की ताकत बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा है। अगर पठान खानदान शिवम के साथ रहा तो कोई भी बाहरी ताकत पठान खानदान पर अपनी नज़रें उठाकर नहीं देख पाएगी। रफ़ीक शिवम के साथ काम करने के लिए पूरी तरह से अपना मन बना चुका था और अब उसे यह बात पठान खानदान को भी समझानी थी, ताकि कोई भी शिवम के साथ बदतमीजी ना करे और कोई ऐसा फैसला ना ले जिससे शिवम को गुस्सा आ जाए। सबसे ज़्यादा उसे यह चीज़ नायरा पठान को समझानी थी। इसके साथ साथ रफ़ीक ने विक्रम को इन जापानी ताकतों के बारे में भी पता करने के लिए कहा था। इधर शिवम उस गुफा से बाहर निकलकर दोबारा उस हॉल में आ गया था जहां अब्दुल मियाँ और नायरा पठान और सनाया माथुर और रूही पठान मौजूद थे। उस हॉल में से सारे मेहमानों को बाहर कर दिया गया था। हॉल की लाइट वापस आ चुकी थी और जैसे ही शिवम रिद्धिमा को उस हॉल में लेकर आया, सनाया ने शिवम की तरफ देखा और वह भागते हुए शिवम के पास पहुंच गई। उसकी नज़र रिद्धिमा पर नहीं पड़ी, इसलिए उसने शिवम की देखकर बड़ी गंभीर और हैरानी भरी आवाज़ में सवाल करते हुए कहा, भैया आप ठीक तो है ना? और आप वापस आ गए, रिद्धिमा कहाँ है? जैसे कि उसका सवाल ख़त्म हुआ, रिद्धिमा पीछे से अपनी ड्रेस सही करते हुए आ रही थी और जैसे ही सनाया की नज़र रिद्धिमा पर पड़ी, वह भागते हुए रिद्धिमा के पास गई और उसने रिद्धिमा को गले लगा लिया। सनाया की आंखों में आंसू थे। रिद्धिमा ने सनाया की पीठ पर हाथ फेरा और बड़ी ही धीमी आवाज़ में उसे जवाब देते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। रिद्धिमा की आवाज़ सुनकर सनाया ने रोते हुए कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, मैं तो डर ही गई थी। तुम्हें ऐसा लग रहा था कि यह सब कुछ मुझे ऐसा लग रहा था कि यह सब कुछ मेरी ही गलती की वजह से हुआ है। ना ही मैं तुम्हें अकेले जाने देती और ना ही तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा खतरा मंडराता। मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं सच में इतनी देर से कान्हा जी से बस यही प्रार्थना कर रही थी कि तुम सही सलामत वापस आ जाओ। काश भैया तुम तक पहुंच जाएं और तुम्हें सही सलामत वापस ले आएं। और कान्हा जी ने मेरी बात सुन ली। अब दोबारा तुम इस तरह अकेले कहीं नहीं जाओगी। सनाया को इतना परेशान देखकर शिवम को भी काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि उसे लगा कि रिद्धिमा के साथ साथ उसे सनाया पर भी ध्यान देना चाहिए था। सनाया ने भी यह सब कुछ पहली बार देखा था और वह काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। इसलिए शिवम सनाया के पास गया और उसने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सनाया तुझे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अब प्लीज़ तुम शांत हो जाओ, खतरा टल चुका है और अब रिद्धिमा बिल्कुल ठीक है, उसे आराम की ज़रूरत है और बाकी और कुछ नहीं। तुम उसका ख्याल रखोगी ना? शिवम का सवाल सुनकर सनाया ने अपने आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया। इधर रिद्धिमा भी काफ़ी खुश थी। हालांकि उस जापानी ग्रुप की ताकत की वजह से वो बहुत बुरी तरह से डर गई थी। उसके साथ पहली बार ऐसा हुआ था कि उसकी जान और इज्जत दोनों पर खतरा मंडरा रहा था। भले ही इस हादसे को वो कभी न भूल पाए, अगले दिन से इस डर को कभी न निकाल पाए, मगर तब भी शिवम ने रिद्धिमा का बहुत साथ दिया और शिवम की वजह से ही रिद्धिमा बहुत ज़्यादा खुश थी। उसे अब बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था कि उसके साथ दोबारा कुछ ऐसा गलत होगा। रिद्धिमा को मुस्कुराते हुए देखकर सनाया माथुर ने एक लंबी सांस ली और उसकी तरफ देखते हुए कहा, सच में आज जो हादसा हुआ उसने हम सबको बहुत ज़्यादा डरा दिया है। मुझे पता है कि तुम पर बहुत कुछ बीत रहा होगा, मगर तब भी मुझे इस बात की खुशी है कि
तुम्हारे साथ मेरा भैया था और मेरे भैया जहाँ हों वहाँ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। मुझे पता था कि शिवम भैया सब कुछ ठीक कर देंगे और तुम्हें वापस ज़रूर ले आएंगे। और देखो, तुम आज वापस एकदम नॉर्मल खड़ी हो। देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे दिल से यह डर भी निकल जाएगा। अभी हम चलकर एक अच्छी सी कॉफ़ी पियेंगे, आराम करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। अब ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। इधर सनाया और रिद्मा बड़ी ही इमोशनल बातें कर रही थी और उधर बेचारी नायरा पठान अकेले बैठी हुई थी और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि यह लोग उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। उसे लग रहा था कि जैसे उसे जानबूझकर इग्नोर किया जा रहा है। खैर, उसे सनाया और रिद्मा से उतना कोई लेना देना नहीं था। वह अभी भी सिर्फ और सिर्फ शिवम को देख रही थी। आज शिवम की बहादुरी ने उसके दिल में एक और जगह हासिल कर ली थी। नायरा को जितना शिवम से दूर होना था, वो उतना ही ज़्यादा शिवम के करीब आती जा रही थी। वो अपनी कुर्सी से उठी और शिवम के पास जाकर खड़ी हो गई और उसने बड़ी ही धीमी आवाज़ में शिवम की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो? आज के हादसे ने सबको सच में बहुत ज़्यादा डरा दिया था और मुझे सबसे ज़्यादा डर तुम्हारे लिए लग रहा था, क्योंकि तुम उस जगह निहत्थे पहुंच गए थे। तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। वह लोग ज़्यादा भी हो सकते थे, उनके पास बहुत अलग तरह के हथियार भी हो सकते थे और वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकते थे। तुम्हें इस तरह बिना सोचे समझे नहीं जाना चाहिए था। नायरा का अंदाज पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आवाज़ में सिर्फ शिवम के लिए फ़िक्र दिखाई दे रही थी और आज उसकी आवाज़ उतनी तेज़ नहीं थी जितनी हमेशा होती थी। इसलिए शिवम भी उसे उल्टा जवाब नहीं दे सकता था। शिवम ने नायरा की तरफ देखा और बड़ी धीमी आवाज़ में कहा, मैं ठीक हूँ। इतना कहकर शिवम चुप हो गया। नायरा को उम्मीद थी कि शिवम इससे आगे कुछ बोलेगा, पर जब शिवम ने कुछ नहीं बोला तो नायरा ने बड़ी धीमी आवाज़ में दोबारा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, शिवम, इससे पहले तुम यहाँ से जाओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। पिछली बार दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और मैं खुद सामने से आकर तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुझे पता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे वो गलती नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बेवजह नारंग परिवार के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए था। हमारे बीच जो कुछ भी चल रहा है उसमें नारंग परिवार की कोई गलती नहीं है। मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे और मुझे समझने की कोशिश करोगे। नायरा नायरा के चेहरे पर इस तरह नायरा के चेहरे पर इस वक्त काफ़ी अलग तरह के भाव थे। शिवम को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस तरह की बातें क्यों कर रही है, पर शिवम उसे अभी भी जवाब देना नहीं चाहता था, क्योंकि पहले ही वह पठान खानदान से बात करने की डेट फिक्स कर चुका था। उसने नायरा को एक बार देखा और फिर अपनी आंखें नीचे कर ली। नायरा उससे आज एक बहुत अलग तरह की फीलिंग दे रही थी। अधिकतर नायरा उससे इस तरह फीलिंग मिलती थी जैसे शिवम पर उसका सबसे ज़्यादा हक हो, पर आज नायरा की आवाज़ में नरमियत थी। शिवम ने नायरा को कोई जवाब नहीं दिया। उसने सनाया की तरफ देखा और बड़ी धीमी आवाज़ में कहा, तुम्हारा पब्लिक डोनेशन कैंप घूमने का सपना पूरा हो गया हो तो अब चलें? बहुत रात हो गई है, हम सनसेट कभी और देख लेंगे। नायरा को बहुत बुरा लगा कि उसे जवाब देने की बजाय शिवम सनाया को जवाब दे रहा है। उसने दोबारा अपनी हिम्मत जुटाकर शिवम की तरफ देखते हुए कहा, शिवम, क्या तुम्हारे पास मुझसे बात करने के लिए कुछ शब्द भी नहीं होते? चलो, तुम मुझसे कुछ बात नहीं कर सकते, कम से कम मेरी बातों का जवाब तो दे सकते हो। क्या मेरे सवाल इतने बेतुके होते हैं कि तुम्हारे पास उनका कोई जवाब नहीं होता? तुम्हारे पास मुझसे कहने के लिए कुछ नहीं होता? ऐसा हर बार मेरे साथ ही क्यों होता है? तुम हर बार इग्नोर क्यों करते हो मुझे?
ऐसा क्या गलत किया है मैंने तुम्हारे साथ? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, 10 साल से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ और अब तुम्हें किसी और से प्यार हो गया है। तुम किसी और से शादी कर चुके हो तो तुम मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। तुमने मुझसे मंगनी की थी। तुमने मंगनी तोड़े बिना, मुझे कुछ बताए बिना किसी और से शादी कर ली। उसके बाद भी तुम मुझे जवाब देना सही नहीं समझते, मुझसे बात करना सही नहीं समझते। नायरा आज भी उतनी ही परेशान थी, मगर आवाज़ में आज उतनी चिल्लाहट नहीं थी जितनी हमेशा होती थी। उसकी आवाज़ आज शिवम को चुभने की बजाय दर्द भरी लग रही थी। शिवम को लगा कि उसे नायरा को जवाब दे देना चाहिए। उसने नायरा की तरफ देखा और बड़ी धीमी आवाज़ में कहा, मुझे नहीं लगता कि यह जगह यह बात करने के लिए सही है। वैसे ही बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। तुम सब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो। तुम लोगों के लिए बेहतर होगा कि तुम लोगों के लिए बेहतर होगा कि तुम लोग इस वक्त थोड़ा आराम करो। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुमसे कुछ भी कहने की ज़रूरत है। हमने 3 दिन बाद पठान खानदान से मिलकर बातचीत करने का फ़ैसला लिया है, तो क्यों ना इस बारे में तभी बात की जाए। बार बार एक बात को उठाकर तुम खुद अपनी बेइज्जती कर रही हो और मेरे लिए भी दिक्कतें खड़ी कर रही हो। बेहतर होगा कि तुम थोड़ा आराम करो, शांत रहो और अपने दिमाग को भी शांत रखो। तुम्हें उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके साथ साथ तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती। जिस वक्त मेरी मंगनी तुम्हारे साथ हुई थी, तुम्हारा ख़ानदान मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मैं बस शिवम नहीं हूँ जिससे तुम्हारी मंगनी हुई है। इस बात पर तुम जितनी जल्दी यकीन कर लोगी, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। नायरा को जवाब देकर शिवम मुड़ गया और जाने लगा, मगर नायरा के सवाल अब तक नहीं रुके थे। नायरा ने दोबारा शिवम की तरफ देखकर काफ़ी गंभीर आवाज़ में उससे सवाल करते हुए कहा, एक मिनट शिवम, रुक जाओ। मुझे तुमसे बस एक ही सवाल पूछना है कि मेरे उस सवाल का जवाब दो, उसके बाद तुम यहाँ से जा सकते हो। नायरा की आवाज़ सुनकर शिवम रुक गया। नायरा उसके पास गई और उसने शिवम की तरफ देखते हुए कहा, आज तुम्हारे साथ 2 लड़कियां खड़ी हैं जिनको तुम बचपन से नहीं जानते थे। तुम्हारी मुलाकात इनसे भी अभी अभी हुई है। इसके साथ साथ हांगकांग में भी तुम्हारे साथ एक लड़की थी जिसके साथ भी तुम्हारी नज़दीकियां काफ़ी थीं। आज तुम रिद्मा को बचाने के लिए निहत्थे लड़ने चले गए। तुम्हारे लिए उसकी जान इतनी ज़्यादा ज़रूरी थी कि तुम अपनी जान दांव पर लगाने वाले थे। तो क्या नायरा पठान में इतनी खामियां हैं कि शिवम शाह एक बार उसे नज़र भरकर देख भी नहीं सकता? मुझे यह जानना है कि मुझ में ऐसी क्या बुराइयां हैं जो तुम मेरे साथ बैठकर 1 मिनट बात भी नहीं करते हो। जब भी मैं तुमसे बात करने की कोशिश करती हूँ, तुम्हारे पास आने की कोशिश करती हूँ, सवाल करने की कोशिश करती हूँ, तुम कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे इग्नोर करके चले जाते हो। इससे पहले जब मैंने तुमसे बात की तो मैं ये समझाने की कोशिश की कि ये मामला इतना बड़ा नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, तो तुमने मेरी बात नहीं सुनी और चिल्लाकर मुझे शांत रहने को कहा। अब तो सब कुछ शांत हो चुका है, तब मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ तो तुम यह कह रहे हो कि बहुत बड़ा हादसा हुआ है, आराम करो। मैं कैसे आराम करूं? 10 साल से मैं आराम ही कर रही हूं, इंतज़ार कर रही हूं। मुझे 10 साल से आराम नहीं मिला। आज आराम करके क्या करूंगी? तुम्हें यह समझ क्यों नहीं आता? मेरी ज़िंदगी तुमसे जुड़ी हुई है और तुम पर भी ही ख़त्म होगी। जैसे ही नायरा ने यह सवाल कहा,
शिवम ने उसकी तरफ मुड़कर देखा। आखिर शिवम नायरा की इन बातों का क्या जवाब देगा? क्या नायरा की यह बातें शिवम के दिल को पिघला पाएंगी? क्या शिवम रुककर नायरा की कुछ देर बात करेगा? अगर आज शिवम दोबारा नायरा से बिना कुछ कहे चला गया तो नायरा का रिएक्शन क्या होगा? क्या यह कहानी कोई नया मोड़ लेगी? जानने के लिए सुनते रहिए शिवम द हिडन वॉरियर। एपिसोड 817। नायरा फूट फूट कर रो रही थी। जब शिवम ने नायरा की बात नहीं सुनी तो नायरा ने रोते हुए शिवम का हाथ पकड़ लिया। शिवम ने हैरानी से नायरा की तरफ देखा। वो कुछ वक्त के लिए खामोश था। उसने अपना हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन नायरा की पकड़ पक्की थी। उसने शिवम से पूछा, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ कर सकूं? तुम मुझसे चाहते क्या हो? तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते? मेरी तरफ देखना नहीं चाहते? क्या मैं अब इतनी बुरी लगने लगी हूँ? शिवम ने नायरा की बात का कोई जवाब नहीं दिया, तो वो चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था। वो बोलता भी तो क्या नायरा उसकी बात समझती? नायरा ने शिवम के हाथ को थोड़ा जोर से दबाते हुए कहा, मैंने आज बहुत सारी गलतियाँ की हैं, पर ऐसी कोई गलती नहीं होती इसकी माफ़ी ना दी जा सके। माफ़ी तो दूर की बात है, तुम तो मुझसे बात तक नहीं करना चाहते। क्यों? क्यों शिवम? जवाब दो मुझे। क्या तुम्हें मेरी पहचान नहीं दिख रही है? तुम्हारे पास इसके लिए टाइम है। तुम सबके लिए परेशान होते हो, लेकिन तुम मेरी तरफ देखते तक नहीं। क्यों शिवम? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मैं पूरे इवेंट में तुमसे बात करने के लिए घूम रही थी, पर तुमने एक भी बार मुझसे बात करना ज़रूरी नहीं समझा। नायरा शिवम से बात कर रही थी कि तभी रफ़ीक वहाँ आ गया। उससे देखकर नायरा खामोश हो गई, लेकिन रफ़ीक को यह अंदाज़ा हो गया कि कुछ तो शिवम और नायरा के बीच में हो रहा था। सिचुएशन को संभालने के लिए नायरा के पास आकर खड़ा हो गया। शिवम ने नायरा शिवम से बात कर रही थी कि तभी रफ़ीक पठान उसे देखकर नायरा खामोश हुई, लेकिन रफ़ीक को यह अंदाज़ा हो गया था कि कुछ तो शिवम और नायरा के बीच चल रहा है। वो सिचुएशन को संभालने के लिए नायरा के पास आकर खड़ा हो गया और उसने हल्के से उसका हाथ पकड़ लिया। नायरा ने शिवम का हाथ छोड़ दिया। रफ़ीक ने बहुत ही कैजुअली शिवम की तरफ देखते हुए कहा, उम्मीद है कि अब सब ठीक है। शिवम रफ़ीक की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और हाँ मैं सिर हिला कर रिद्मा और सनाया को लेकर इवेंट हॉल से बाहर चला जाता है। नायरा शिवम को जाता हुआ देख रही थी। वो उसे रोकना चाहती थी, लेकिन उसके अंदर से लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं था। उसका दिल इस वक्त रो रहा था। वह अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। उसे शिवम से ऐसी बेरुखी की उम्मीद नहीं थी। रफ़ीक नायरा की तरफ मुड़कर देखने लगा और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, नायरा तुम इतनी कमज़ोर क्यों पड़ रही हो? तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं होता है। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। इस दुनिया में हर किसी के ऊपर आपका बस नहीं चलता। आपको कुछ चीज़ें पसंद होती हैं, पर उन्हें पाने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। और ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी में हमें जो भी पसंद हो वो हमें मिल ही जाए। अगर अब कुछ मिल गया ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करेंगे? रफ़ीक नायरा को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसे नायरा की इस हालत के लिए बहुत बुरा लग रहा था, पर वह कुछ कर नहीं सकता था। वह शिवम के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था कि वो नायरा से शादी कर ले।
अपनी बहन को समझाने के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। रफ़ीक ने नायरा को अपनी तरफ खींचा और उसे गले लगा लिया और कहा, मैं जानता हूँ नायरा, तुमने बहुत कुछ सहा है। 10 साल में तुम खुश नहीं हो। 10 साल से तुमने शिवम का इंतज़ार किया है, पर इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम शिवम को फोर्स करके तुम्हारी शादी उससे नहीं करवा सकते। तुमने देखा ही है, वह लड़का किसी की नहीं सुनता। इसीलिए तुम इतना परेशान मत हो और तुम्हें भी अब आगे बढ़ना चाहिए। 10 साल हो चुके हैं एक ही जगह रुके हुए। तुमने देख लिया है कि कोई प्रमाण नहीं निकला। बेहतर यही होगा कि अब इस बात को यहीं जितना जल्दी हो सके समझ लो कि शिवम को हम तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं ला सकते। हमारे और शिवम के बीच जो भी दरार हो चुकी है, अब वो कोई नहीं भर सकता। नायरा अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। वो अपने भाई के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। नायरा को देखकर उसके भाई की भी आंखें नम हो चुकी थीं। इस वक्त दोनों भाई बहन काफ़ी इमोशनल थे। शिवम सनाया और रिधवा को लेकर अपने घर तक्षेसु विला चला आया था, क्योंकि उससे सेफ जगह रिधमा और सनाया के लिए कोई भी नहीं थी। पुष्पम विभूति और उसके आदमियों की नज़र रिधमा पर पहले से ही थी और रिधमा भी शिवम के दादाजी से मिलना चाहती थी। शिवम के दादाजी अब आर्मी हॉस्पिटल से ठीक होकर घर वापस आ गए थे। करंट सिचुएशन को देखते हुए रिधमा भी शिवम के घर रुकने के लिए मान गई थी। शिवम ने सनाया से भी वहीं रुकने के लिए कहा, लेकिन सनाया ने मना कर दिया। उसने कहा कि इलाहाबाद में माथुर परिवार का एक घर है, वो वहाँ रुक जाएगी। शिवम ने एक बार फिर सनाया को मनाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम अगर यहाँ रुक जाती हो तो अच्छा होता। रिधमा का भी मन लग जाता। शी लव्स योर कंपनी। सनाया ने शिवम से कहा, आपकी बात सही है भैया, लेकिन मैं यहाँ रुकना नहीं चाहती। पर आप टेंशन मत लो, जब तक रिधमा यहाँ है मैं रोज़ उससे मिलने आ जाया करूँगी और मैं पास में ही तो हूँ। मुझे यहाँ आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। शिवम ने मुस्कुराते हुए सनाया से कहा, मुझे पता है तुम बहुत ज़िद्दी हो और तुम अपने मन की ही करोगी। तुम्हारा जहाँ मन हो वहाँ रुक सकती हो, पर ध्यान रहे रिधमा को मिलने रोज़ आना पड़ेगा। कहीं वो अकेला महसूस करने लगे। इलाहाबाद में मेरे और तुम्हारे अलावा रिधमा का कोई नहीं है और इस वक्त उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हारी है। सनाया ने शिवम से कहा, भैया आप चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक रहूँगी और मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। और रही बात रिधमा की, तो मैं उसका भी ध्यान रखूँगी। आप बेफिक्र होकर अपने काम निपटा लीजिए। शिवम और सना बात कर रहे थे कि तभी वहाँ पर रिधमा आ गई और जब उसे यह पता चला कि सनाया उसके साथ नहीं रुक रही है तो रिधमा थोड़ी सी परेशान हो गई। वो सनाया का हाथ पकड़कर कहने लगी, अगर तुम यहीं रुक जाती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम रुकना नहीं चाहती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो थोड़ी देर मेरे पास बैठ सकती हो। मुझे तुम्हारे साथ कुछ बातें करनी हैं। मुझे बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा दम घुट जाएगा। सनाया रिधमा को इस तरह देखकर थोड़ा टेंशन में आ गई और उसने कहा, क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना। रिधमा के चेहरे पर टेंशन देखकर सनाया बोली, रिधमा तुम टेंशन मत लो, मैं यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही। तुम जब तक चाहोगी मैं तब तक तुम्हारे पास बैठी रहूँगी। अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी कॉफ़ी कर लाती हूँ। उसके बाद हम दोनों बैठकर खूब सारी बातें करेंगे, फिर देखना तुम्हारी सारी टेंशन गायब हो जाएगी। शिवम ने उसकी तरफ देखकर एक हल्की सी स्माइल दी और वो बहुत रिलैक्स्ड फील कर रही थी। सनाया ने सोफे पर बैठते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि जो भी हुआ उन सब की वजह से तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, और हो भी क्यों ना, एक लड़की के लिए यह कोई छोटी बात नहीं है। पर अब जो हो गया हम उसे बदल नहीं सकते। लेकिन मेरी यही सलाह है कि तुम जितनी जल्दी हो सके उस चीज़ को भूल जाओ,
क्योंकि अगर तुमने अपने दिल में यह सारी बातें रखी तो वह बार बार तुम्हें परेशान करती रहेंगी। रिद्धिमा ने सनाया से कहा, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं यह सारी बातें भूल जाऊँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिमाग से नहीं निकलती। फिर चाहे आप जितनी जितनी भी कोशिश कर लो, वो बार बार आपके दिमाग में घूमती रहती हैं और घर कर लेती हैं। कुछ घाव दिल पर बहुत गहरे लग जाते हैं। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ होते हुए नहीं देखा। इसलिए इस सदमे से उभरना इसलिए इस सदमे से उभरने में मुझे कुछ समय लगने वाला है। सनाया ने कहा, कोई बात नहीं रिद्धिमा, मैं इन सब में तुम्हारे साथ हूँ। तुम खुद को बिल्कुल भी अकेला महसूस मत करना। तुम्हारे साथ मैं हूँ, शिवम भैया हैं, और तुम तो जानती हो शिवम भैया कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते। जिसने भी तुम्हारे साथ यह सब किया है, वह उसे उसकी गलती वह उसे उसकी असली जगह दिखा ही देंगे। तुम अब टेंशन मत लो। यह सुनकर रिद्धिमा मुस्कुराकर बोली, अगर इलाहाबाद में तुम नहीं होती तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाती। मुझे नहीं पता फिर मैं यहाँ क्या कर रही होती। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरा इतना साथ देने के लिए। सनाया ने कहा, अरे रिद्धिमा, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। तुम शिवम भैया की मेहमान हो, इस नाते तुम मेरी भी मेहमान हुई, और अब तो हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो गए हैं, और दोस्ती में शुक्रिया नहीं चलता। अगले दिन शिवम कुछ देर अपने दादाजी के पास बैठा और उनसे बातें की, क्योंकि उसके दादाजी तुरंत ही ठीक होकर आए थे। इसलिए शिवम उनसे उनका हालचाल पूछने और उनसे दो चार बात करने के लिए चला आया था। उसके बाद शिवम घर से बाहर निकल गया। घर के जरूरी सॉरी यार घर के दूसरी तरफ एक काले रंग की गाड़ी खड़ी थी, जिसमें अभिमन्यु बैठा था। अभिमन्यु ड्राइविंग सीट पर बैठा था और उसने घर के कपड़े पहन रखे थे। शिवम ने गाड़ी का गेट खोला और अभिमन्यु से बोला, जल्दी जल्दी हमें एमराल्ड लाने जाना है। शिवम ने ऑर्डर के बाद अभिमन्यु ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और वह लोग वहां से निकल गए। शिवम अभिमन्यु से कहने लगा, क्या तुम्हें उस जापानी गैंग के बारे में कुछ और पता चला। पिछली रात शिवम और अभिमन्यु से एक मैसेज मिला था, जिसमें यह लिखा था कि अभिमन्यु को उस गैंग के बारे में कोई एक ऐसी बात पता चली है जो इलाहाबाद की इस स्थिति के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए शिवम ने तुरंत अभिमन्यु को कॉल पैक करके सुबह मिलने के लिए बुलाया। शिवम बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कर सकता था, क्योंकि यह मामला बहुत गंभीर हो गया था। अब तक शिवम और रिद्धिमा दोनों की जान की थी, तो शिवम इस मामले को हल्के में नहीं लेना चाहता था। पुष्पम विभूति शिवम को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता था। इसीलिए शिवम कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था। पिछली रात रिद्धिमा को किडनैप करने के लिए पुष्पम विभूति ने जिन आदमियों को भेजा था और जो भी हुआ, उसके बाद शिवम बहुत सतर्क हो गया था। शिवम यह जान गया था कि राठौर परिवार और पुष्पम विभूति अब पहले से बहुत ताकतवर हो चुके हैं और बस शिवम को नुकसान पहुंचाने के लिए नए नए तरीके आजमाने लगे हैं। अब उन लोगों को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं होगा। पुष्पम विभूति अगर किसी लड़की का इस्तेमाल शिवम को मारने के लिए कर सकता है, तो वह कुछ भी कर सकता है। इस वक्त शिवम के लिए पुष्पम विभूति एक पागल कुत्ते की तरह था, जो किसी भी वक्त आकर उसे काट लेगा। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके शिवम को इस पागल कुत्ते के गले में पट्टा डालना ही होगा। शिवम अभिमन्यु को यह सारी बातें बता रहा था और यह सब कुछ अभिमन्यु के लिए एक इशारा था कि अब समय आ गया है कि पुष्पम विभूति और उसकी औकात दिखाने का। क्योंकि अब की बात पुष्पम विभूति ने जो किया है वह माफ़ी के लायक नहीं है। वह बहुत घिनौना काम था। शिवम तक तो ठीक था, पर पुष्पम विभूति ने रिद्धिमा पर नज़र डालकर अपनी मौत को दावत दे दी है। अभिमन्यु चुपचाप शिवम की सारी बातें
पर सिर हिलाए जा रहा था। शिवम का आधा ध्यान गाड़ी चलाने पर था और आधा ध्यान शिवम की बातों पर था। उसे लग रहा था कि कहीं वह कोई ऐसा पॉइंट मिस ना कर दे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। इसलिए अभिमन्यु पूरे ध्यान से शिवम की बातें सुन रहा था। क्या अब शिवम और अभिमन्यु मिलकर पुष्पम विभूति के खिलाफ कोई नया प्लान बनाएंगे? क्या हुआ शिवम की पठान खानदान से क्या हुआ शिवम के पठान खानदान से मिलने की बात का? क्या शिवम पठान खानदान से मिलने के लिए जाएगा? क्या रिद्धिमा साहनी शिवम के घर में बिल्कुल सेफ है, या फिर अब कोई और बड़ा खतरा उसके ऊपर मंडरा रहा है? इसका पता तो आगे के एपिसोड में चलेगा। आगे देखने के लिए देखते रहिए शिवम द हिडन वॉरियर। एपिसोड 818, पुरानी बस्ती पुराना रेस्टोरेंट। शिवम को एक बात तो समझ में आ गई थी कि पुष्पम विभूति को यह पता चल चुका है कि शिवम के दादाजी ठीक हो गए हैं, और वह ज़रूर इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान होगा कि आखिर यह अजूबा हुआ कैसे, क्योंकि उसने तो यह सोचा था कि शिवम इस जहर को तोड़ नहीं पाएगा। इसलिए उसकी नज़र रिद्धिमा साहनी पर पड़ी है, क्योंकि पुष्पम विभूति कोई आम दुश्मन नहीं है, वह काफ़ी ताकतवर दुश्मन है। इसीलिए उसे साहनी खानदान के बारे में ज़रूर पता होगा। पुष्पम विभूति ने बहुत दिमाग लगाकर रिद्धिमा साहनी को अपना टारगेट बनाया है, क्योंकि रिद्धिमा तक पहुंचना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान है। अगर उसने रिद्धिमा को मार दिया तो कहीं ना कहीं शिवम के सामने बहुत बड़ी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। शिवम यही सोच रहा था कि तभी अभिमन्यु ने गाड़ी चलाते हुए शिवम को रिपोर्ट करते हुए कहा, नागराजा, मैंने थोड़ी बहुत जानकारी निकालवाने की कोशिश की है। मुझे पता चला है कि पुष्पम विभूति को यानी नागयोद्धा ग्रुप को एक कंपनी फंड जारी कर रही है। उस कंपनी का नाम है वासुकिम एंटरटेनमेंट। मुझे सुनने में आया है कि इसका जापान में भी काफ़ी अच्छा बिजनेस है, और उन्होंने भारत में भी अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए हैं। ये सब तो आपको पहले से पता होगा। यह सब इन्हीं कामों में कई समय से लगे हुए हैं। हालांकि कि मैंने अपने कुछ आदमियों को इस कंपनी के शेयर होल्डर के पीछे लगा दिया है। तो मुझे पता चला कि इस जापान से कुछ ग्रुप आए हैं जो इस कंपनी को लीड कर रहे हैं, और उनके द्वारा ही यह कंपनी चलाई जा रही है। अपनी बात बोलकर अभिमन्यु ने एक लंबी सांस ली और दोबारा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हालांकि मुझे इस कंपनी से नागयोद्धा ग्रुप की कोई निशानी नहीं मिली है। यह लोग नॉर्मल बिजनेस करने वाले लोग हैं, मगर तब भी मैं अपने आदमियों को इन पर सख्ती से लगाए हुए हूँ, ताकि मुझे अगर कोई भी ऐसी खबर मिलती है तो मैं आपको बता सकूँ। अभिमन्यु की बात खत्म होते ही शिवम ने बड़ी ही गंभीरता से उससे सवाल करते हुए कहा, यह तो अच्छी बात है कि हमें यह पता चल गया कि वास्को एंटरटेनमेंट और नागयोद्धा दोनों एक ही साथ जुड़े हुए हैं। खैर, मुझे यह बताओ कि क्या तुम वास्को के किसी भी लीडर, चेयरमैन या प्रेसिडेंट तक पहुंच पाए? क्या तुम्हें उसके बारे में कोई भी ऐसी खबर मिली, और क्या तुम्हें यह पता चला कि जापानी ताकत किस फील्ड में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट है? किस फील्ड में इस फील्ड में इन्हें हराना मुश्किल हो सकता है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर पुष्पम विभूति ने इनका साथ थामा है तो ज़रूर कोई ऐसी फील्ड होगी जहां इन्हें हरा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि पुष्पम विभूति कमज़ोर लोगों के बलबूते पर अपना निशाना नहीं साधेगा। अगर उसने इनका हाथ थामा है तो इसमें ज़रूर कोई ऐसी खासियत होगी जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ताकि हम ऐसी कोई चीज़
ताकि अगर ऐसी कोई चीज़ आए तो हमारे पास उसका पलटवार भी मौजूद हो। अभिमन्यु शिवम की पूरी बात समझ रहा था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि अब वक्त दूर नहीं है। अब शिवम और पुष्पम विभूति आमने सामने होंगे, इसलिए शिवम लड़ाई की पूरी तैयारी करना चाहता था। अभिमन्यु ने झिझकते हुए शिवम को जवाब देते हुए कहा, नागराजा माफ़ कीजिएगा, मैं ज़्यादा जानकारी तो नहीं निकाल पाया, क्योंकि मेरी उनसे आमने सामने लड़ाई नहीं हुई है। मैंने सिर्फ उन सारे लीडर को दूर से देखा है, तो मुझे यह पता चला है कि वह इतने ताकतवर नहीं हैं, पर हाँ उनमें थोड़ी बहुत स्किल तो होंगी ही, क्योंकि जापान में बिजनेस कंपनी के लोगों को थोड़ी बहुत लड़ने की स्किल सिखाई जाती हैं। मैंने अब तक ऐसे 3 ग्रुप्स पहचाने हैं जो इस कंपनी में काम कर रहे हैं, और मैं उन्हीं 3 ग्रुप्स पर अपनी नज़र बनाए हुए हूँ, क्योंकि यह पूरी कंपनी इस 3 ग्रुप्स पर टिकी है। यह लोग एक साथ नहीं मिलते, यह हमेशा अलग अलग फील्ड को हैंडल करते हैं, इसलिए इन्हें एक साथ ढूंढ पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पर अगर हम इन पर लगातार नज़र रखेंगे तो हम इनकी चीज़ों को पहचान पाएंगे, और उसके बाद हमें इन्हें पहचानने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब उन्हीं की बात सुनकर शिवम बहुत ज़्यादा गंभीर होता जा रहा था, क्योंकि वह अभिमन्यु के काम से काफ़ी ज़्यादा खुश था। पुष्पम विभूति शिवम को सबसे बड़ा दुश्मन था, और उतना ही ज़्यादा ताकतवर था। उसके बारे में इतनी जानकारी निकाल पाना भी एक बहुत ही शाबाशी वाला काम था, और अभिमन्यु अपना काम बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा था। जब शिवम उन 3 ग्रुप्स के बारे में जानना चाहता था कि यह 3 ग्रुप्स अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, इनके पास ऐसी क्या खासियत है जिसके बलबूते पर पुष्पम विभूति इन्हें अपनी टीम में शामिल किया है। क्योंकि पिछली रात नागयोद्धा ने जो कुछ भी किया वह माफ़ करने के लायक बिल्कुल भी नहीं था, और शिवम जानना चाहता था कि इन 3 ग्रुप्स में से नागयोद्धा वहाँ मौजूद थे, वह कौन से आदम लगाते जो रिश्तेदार हैं। सॉरी यार। काफ़ी देर सोचने के बाद शिवम ने बड़ी गंभीरता से अभिमन्यु के सवाल करते हुए कहा, अभिमन्यु, क्या तुम पूरी तरह से श्योर हो कि वह तीनों ग्रुप्स जापान से हैं? क्या उनका भारत से कोई लेना देना नहीं है? शिवम के सवाल को सुनकर अभिमन्यु ने बड़ी ही धीमी आवाज़ में उसे जवाब देते हुए कहा, नागराजा, ऐसे तो यह बताना थोड़ा मुश्किल होगा कि क्या वह पूरी तरह से जापान से हैं और उनका भारत से कोई भी रिश्ता नहीं है, क्योंकि जब तक हम उनसे लड़ेंगे नहीं तब तक इस बारे में क्योंकि जब तक हम उनसे लड़ेंगे नहीं तब तक इस बारे में हम ज़्यादा करीब से उन्हें नहीं जान सकते, क्योंकि उन पर नज़र बहुत ही दूर से रखी जा रही है, ताकि उन्हें इसका हल्का सा भी शक ना हो, वरना उन्हें पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप उनके बारे में करीब से जानना चाहते हो तो हम एक छोटी मोटी मुठभेड़ करवा सकते हैं, और यह मुठभेड़ आज रात ही प्लान हो जाएगी। शिवम को अभिमन्यु की ताकत पर बिल्कुल भी शक नहीं था। उसे पता था कि अभिमन्यु के लिए एक छोटी मोटी मुठभेड़ को जीतना बहुत ही आसान बात है, मगर शिवम पुष्पम विभूति के दिमाग में कोई शक नहीं डालना चाहता था। इसीलिए उसने बड़ी धीमी आवाज़ में अभिमन्यु से कहा, नहीं, मेरे हिसाब से हमें अभी कोई मुठभेड़ नहीं करनी चाहिए। अपने आदमियों से कहो कि उन पर अपनी नज़रें बनाए रखें।
और कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे हम उनकी नज़रों में आ जाएं। इसीलिए उसने बड़ी धीमी आवाज़ में अभिमन्यु से कहा, नहीं, मेरे हिसाब से अभी कोई मुठभेड़ नहीं करनी चाहिए। अपने आदमियों से कहो कि अपनी नज़रें बनाए रखें और कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे हम उनकी नज़रों में आ जाएं या उन्हें ऐसा लगे कि उन पर कोई नज़र रख रहा है। दूर से मगर बारीकी से उन पर नज़र रखें। अगर तुम्हें इसके बारे में कोई भी ऐसी जानकारी पता चली जो हमारा फ़ायदा कर सके तो मुझे आकर सबसे पहले बताना। शिवम यह बात बहुत अच्छे से जानता था कि जितने भी लोग नाग योद्धा या पुष्पम विभूति से जुड़े हुए हैं, उन सबके पास एक अलग तरह का जहर है। जब भी वह अपने दुश्मन के से टकराते हैं और उनका प्लान फेल हो जाता है तो वह उस जहर को खा लेते हैं। और शिवम यह बात बहुत अच्छे से जानता था कि जितने भी नाग योद्धा पुष्पम विभूति से जुड़े हुए हैं, उन सबके पास एक अलग तरह का जहर है। जब भी वह अपने दुश्मन से टकराते हैं और उनका प्लान फेल हो जाता है तो वह उस जहर को खा लेते हैं और उनकी उसी वक्त मृत्यु हो जाती है, जिससे पुष्पम विभूति तक पहुंचना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आज की रात अभिमन्यु ने ऐसी कोई भी छोटी मोटी मुठभेड़ की तो उसका रिजल्ट भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। इससे शिवम को पुष्पम विभूति का पता मिले या न मिले, मगर अगर पुष्पम विभूति को शिवम की हरकतों का पता ज़रूर मिल जाएगा और वो और ज़्यादा सतर्क हो जाएगा। शिवम ऐसा नहीं चाहता था, इसीलिए शिवम ने इससे शिवम को पुष्पम विभूति का पता चल जाएगा, मगर पुष्पम विभूति शिवम की हरकतों का पता ज़रूर मिल जाएगा और वो ज़्यादा सतर्क हो जाएगा। शिवम ऐसा नहीं चाहता था, इसीलिए शिवम ने यही बेहतर समझा कि उन तीनों ग्रुप्स पर अपनी नज़र बनाए रखी जाए और उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी निकलवाने की कोशिश की जाए, क्योंकि शिवम पुष्पम विभूति को रंगे हाथ पकड़ना चाहता था ताकि वह उससे एंटीडोट ले सके और जान सके कि आखिर उसकी असली पहचान क्या है, वह कौन है और उसका शिवम से क्या लेना देना है। क्योंकि यह शिवम का पहला दुश्मन था जिसके बारे में शिवम को भी नहीं पता था। उसको यह भी नहीं पता था कि पुष्पम विभूति की उससे किस बात की दुश्मनी है। अभिमन्यु ने शिवम की पूरी बात को समझा और बड़ी ही धीमी आवाज़ में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं सिर हिलाते हुए कहा, जी नागराजा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। बहुत ही कड़ी नज़र रखी जा रही है और इसमें कोई भी चूक नहीं होगी। करीबन 20 मिनट बाद शिवम एक ऐसी सड़क पर आ गया जिसका नाम एमराल्ड लेन था और यहाँ पर आसपास कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। उस सड़क के बगल में एक काफ़ी पुरानी बस्ती बनी हुई थी जिसमें लोग रह रहे थे और शिवम को आज भी उसी बस्ती में जाना था। ये बस्ती इलाहाबाद की पुरानी जगहों में से एक है जिनका अब तक कोई विकास नहीं हुआ और इन्हें मेन सिटी के से भी नहीं कनेक्ट किया गया है। इस छोटी सी बस्ती में काफ़ी पुराने सामान मिलते हैं, जहाँ पुरानी से पुरानी घड़ियाँ, बर्तन, पुराने पत्थर मिल जाते हैं। यह जगह अधिकतर साधु संतों के लिए है जो किसी पुरानी चीज़ पर अपना अध्ययन कर रहे हों या फिर किसी ऐसी तपस्या में लीन हो जिसके लिए उन्हें किसी पुराने सामान की ज़रूरत हो। शिवम ने अभिमन्यु के पास में ही गाड़ी पार्क करने को कहा और वह लोग पैदल ही उस बस्ती में अंदर पहुंच गए। शिवम उस बस्ती में काफ़ी दूर तक गया था तो वहां से उसे एक रेस्टोरेंट नज़र आया जहां वह रुका। वो पुरानी
तरह से सजाया गया था, उसमें कोई ख़ास बनावट या कोई ख़ास तरह के औजारों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। ना ही वह बड़ी-बड़ी मशीनें थीं और वह एक नॉर्मल सा रेस्टोरेंट था जो वहाँ के राहगीरों और साधुओं को एक नॉर्मल खाना सर्व किया करते थे। उस दुकान का नाम पुराने आलू वाला था, जहाँ कुछ लोग आराम से बैठकर अपना खाना खा रहे थे। शिवम जैसे ही उस दुकान के अंदर गया, वहाँ पर एक सीधी सादी लड़की बहुत ही आम से कपड़ों में खड़ी थी, जिसकी उम्र काफ़ी कम थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो वह अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हो, पर उसके चेहरे पर एक अलग तरह की चमक थी जो अधिकतर किसी के चेहरे पर देखने के लिए नहीं मिलती। शिवम और अभिमन्यु को देखकर उस लड़की ने बड़ी धीमी आवाज़ में मुस्कुराते हुए कहा कि जी आइए, आप बताइए क्या ऑर्डर करना चाहेंगे, आप क्या खाएंगे। उस लड़की की बात सुनकर शिवम को ऐसा लग रहा था कि शायद वह सही जगह आया है, क्योंकि वह जो ढूंढ रहा था उस लड़की का बर्ताव बिल्कुल वैसा ही था। शिवम ने बड़ी ही धीमी आवाज़ में उस लड़की को पलट कर जवाब देते हुए कहा, जी हम दोनों के लिए 2 प्लेट पूरी सब्जी लगवा दीजिए। आपका रेस्टोरेंट काफ़ी पुराना है, आपने इसे कभी इलाहाबाद की मेन सिटी में खोलने का क्यों नहीं सोचा। मुझे लगता है कि आप अपना कि अगर आप घर का बनाया खाना लोगों तक पहुंचाएंगी तो इलाहाबाद जैसी बड़ी जगह पर आपका यह रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा चल सकता है। शिवम की बात सुनकर उस लड़की ने मुस्कुराते हुए, जी नहीं, हम यहाँ से नहीं जाना चाहते। यह कुछ चीज़ें जहाँ रहें वही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। हमें यहाँ पर अपना पेट भरने के लायक पैसे मिल जाते हैं, इसीलिए हम इस रेस्टोरेंट में इलाहाबाद की बड़ी सड़कों के साथ नहीं जोड़ना चाहते। हम यहाँ इन छोटे लोगों को खाना खिलाकर बहुत खुश हैं। आप अपनी टेबल पर बैठ जाइए, हम थोड़ी देर में आपका खाना भिजवाते हैं। उस लड़की की बात ख़त्म होते ही शिवम ने उसकी तरफ देखकर बड़ी ही गंभीर आवाज़ में कहा, मुझे आपका ख्याल अच्छा लगा, पर मैं यहाँ किसी को ढूंढने आया हूँ और उसमें मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी। आखिर शिवम यहाँ किसको ढूंढने आया है? ऐसा कौन है जो इतनी पुरानी बस्ती में रहता है, और शिवम का उससे क्या रिश्ता है? क्या यहाँ शिवम के तक्षक नागवंश की कोई कड़ी जुड़ी हुई है? क्या शिवम जिसको यहाँ ढूंढने आया है वह उसे मिल पाएगा? आखिर यह लड़की कौन है? क्या इसका शिवम के प्लान में आगे के लिए हिस्सा होने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए शिवम द हिडन वॉरियर्स। एपिसोड 819, मेरे पैसे लौटा दो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। शिवम ने उस लड़की से बात कर रहा था कि बातों ही बातों में उसने शिवम को अपना नाम सौम्या बताया। शिवम को जैसे उसका नाम पता चला तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा, जैसी तुम हो वैसे ही तुम्हारा नाम है, बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा। सौम्या को शिवम की बात सुनकर अच्छा लगा, उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। शिवम ने सौम्या की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम अपने बॉस को बुला दोगी? मुझे उनसे कुछ ज़रूरी काम है। तुम उन्हें जाकर बोल दो कि उनसे मिलने के लिए कोई आया है। सौम्या की आंखें बड़ी हो गईं और उसने शिवम से कहा, पर अंकल तो आज रेस्टोरेंट आए नहीं हैं। लेकिन आप लोग रुकिए, मैं उन्हें एक बार कॉल करके पूछ लेती हूँ। उन्हें फ़ोन पर ही बता देती हूँ कि आप लोग उनसे मिलने आए हैं। अगर यहाँ आएंगे तो आपसे मिल लेंगे। तब तक आप लोग अपना अपना नाश्ता ख़त्म कर लीजिए, और अगर आप लोगों को डिनर भी यहीं करना है तो मैं कहूँगी कि आप पहले ही टेबल बुक कर लीजिएगा, क्योंकि शाम तक यहाँ बहुत भीड़ हो जाएगी और फिर यहाँ जगह मिलना मुश्किल हो जाएगा।
सौम्या का स्वभाव काफ़ी अच्छा था और वह शिवम और अभिमन्यु से ऐसे बात कर रही थी जैसे वह उन्हें पहले से जानती हो। शिवम सौम्या के बात करने के तरीके और उसके व्यवहार से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था। इतना कहने के बाद सौम्या वहाँ से चली गई। करीब 5 मिनट बाद सौम्या से फिर से वापस आई। वह शिवम की तरफ मायूस चेहरा लेकर बोली, मैम आपसे माफ़ी चाहती हूँ। अंकल अभी किसी से मिलना नहीं चाहते। उन्होंने आप लोगों को वापस जाने के लिए बोला है। अगर आप लोगों का यहाँ आना व्यर्थ हो गया और उन्होंने इस बात के लिए माफ़ी भी मांगी है। सौम्या की बात सुनकर शिवम असमंजस में पड़ गया कि रेस्टोरेंट के बॉस ने उनसे मिलने को क्यों मना कर दिया था। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने मना करने के पीछे की वजह तो ज़रूर थी। किसी दबाव में आकर तो उन्होंने मना नहीं कर दिया। आखिर चल क्या रहा है। वो सही पते पर आए थे। ये वही रेस्टोरेंट है जिसका पता उससे दिया गया था। फिर ये सब क्या हो रहा था। शिवम ने हैरान होकर अजीब बात में मुझे तो यही बता गया है था कि यही है मुझे विश्वनाथ दिवाकर मिलेंगे। सौम्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो शिवम को इस बात का क्या जवाब दे। वो उसकी तरफ बिना कुछ कहे देख रही थी। तभी शिवम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या विश्वनाथ दिवाकर सच में तुम्हारे अंकल हैं। 1 मिनट के लिए सौम्या खामोश रही। फिर शिवम ने आगे उससे पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि उनकी उम्र क्या होगी। सौम्या ने कुछ देर सोचा और फिर शिवम की बात का जवाब देते हुए कहा, मेरे अंकल की उम्र तकरीबन 45 से 50 होगी। यह सुनने के बाद शिवम को यकीन हो गया कि वह सही जगह आया है और किसी कारण से विश्वनाथ उससे मिलना नहीं चाहता। शिवम को इस बात की वजह नहीं पता थी, इसलिए शिवम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। शिवम को इस बात की वजह नहीं पता थी कि विश्वनाथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। इससे पहले कि शिवम सौम्या को कुछ और पूछता और बोलता कि तभी रेस्टोरेंट के सामने बड़ी गाड़ियां आकर रुकी और उनके अंदर से कुछ गुंडे उतरे और जल्दी से वो लोग रेस्टोरेंट के अंदर घुस गए। उनके अंदर घुसते ही उन्होंने अजीब तरीके से बर्ताव करना शुरू कर दिया। उन्होंने वहां बैठे गेस्ट को परेशान करना शुरू कर दिया और एक लंबे कद का सांवला सा आदमी सौम्या के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने काले रंग के सनग्लासेस पहने थे और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह पैसे वाला इंसान है। उनके कपड़ों से भी ऐसा ही जाहिर हो रहा था कि वह किसी अच्छे रईस खानदान से आया है। वह सौम्या से तेज़ आवाज़ में बोला, तुम्हारे अंकल कहाँ हैं, जल्दी से बुलाओ। आखिर कहाँ हैं ये विश्वनाथ दिवाकर। उससे बोलो, छुपने का कोई फ़ायदा नहीं है। कहाँ छुप कर बैठा है तब से। वह कहीं भी चला जाए मैं उसे ढूंढ ही लूँगा। उस आदमी की बातों में से ऐसा लग रहा था जैसे वो विश्वनाथ को पहले से जानता हो और इस बात पर वो विश्वनाथ से ही मिलने आया है और वो बहुत गुस्से में लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी विश्वनाथ से पुरानी दुश्मनी है। वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब डरे हुए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कुछ ने तो बाहर जाने की कोशिश भी की लेकिन उस आदमी के गुंडे ने उन्हें धक्का मारकर बिठा दिया। सौम्या डर गई। उसे उस आदमी का व्यवहार बहुत अजीब लग रहा था, पर इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो वहाँ पर अकेली थी और उसे ही पूरे रेस्टोरेंट को हैंडल करना था। उस आदमी ने फिर से चिल्लाकर पूछा, सौम्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने पूछा तुम्हारे अंकल कहाँ हैं। क्या विश्वनाथ आज रेस्टोरेंट आया नहीं है। क्या वह मुझसे छुप रहा है। इसके बाद उस आदमी ने अपना चश्मा उतार कर वहीं पास की टेबल पर रख दिया और सौम्या की तरफ देखकर घूर कर देखने लगा। सौम्या धीमी आवाज़
मैं उस आदमी को जवाब देते हुए बोली, मेरे अंकल की तबीयत ख़राब है, इसलिए कुछ दिन से रेस्टोरेंट नहीं आ रहे हैं। उस आदमी ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए पूछा, सच में बीमार है या फिर बीमारी का नाटक कर रहा है? क्या वो सच में मरना चाहता है? मेरे पैसे लिए इतने दिन हो गए, उसने उन पैसों को लौटाया नहीं और अब वह बीमारी का नाटक करके छुप रहा है। क्या सोच रहा है कि यह सब नाटक करके वह बच जाएगा? नहीं, मैं अपने पैसे वापस लेकर रहूँगा, चाहे वो कितने ही नाटक कर ले और चाहे कितनी ही विनती कर ले, उसे पैसे लौटाने ही होंगे। मैं भी देखता हूँ कब तक छुपता है। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, अंकल सच में बीमार हैं, वरना वो रेस्टोरेंट तो ज़रूर ही आते हैं। उन्हें अपना रेस्टोरेंट बहुत प्यारा है, वह अपना काम किसी के ऊपर नहीं छोड़ते। पर आप देख ही सकते हैं, आज नहीं आए हैं। आप मेरा यकीन कीजिए, उनकी तबीयत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगी? सौम्या उस लंबे और सांवले आदमी को अपनी इस बात का यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह आदमी मानने को तैयार नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे विश्वनाथ ने उससे कोई उधारी ली है जिसे वह चुका नहीं पाया, और वहीं उधारी वसूलने को आदमी आज रेस्टोरेंट आया है और चिल्ला चिल्ला कर सबको परेशान कर रहा है। वह आदमी बोला, लगता है विश्वनाथ मेरे बारे में भूल गया है, इसीलिए यह सारी हरकतें कर रहा है। अगर उसे नहीं पता कि मेरे पैसे ना चुकाने वाले का क्या अंजाम होता है, तो वह पूरी बस्ती में किसी से भी पूछ सकता है। अगर कोई मेरे पैसे लेता है और वह उसे नहीं चुका पाता, तो मैं उसका बहुत बुरा हाल करता हूँ। लगता है विश्वनाथ ने मुझे हल्के में ले लिया है, उसे वो सबक सिखाना ही पड़ेगा। वह मेरे पेशेंस को टेस्ट कर रहा है। मैंने उसे पहले ही बहुत दिनों की मोहलत दे दी है, अब मैं उसे और मोहलत नहीं दे सकता। आज जाकर अपने अंकल को यह बात साफ साफ शब्दों में समझा देना कि अगर उसने मेरे पैसे नहीं लौटाए, तो मैं उसका पूरा रेस्टोरेंट तहस नहस कर दूंगा। और यह करने से पहले मैं एक भी बार नहीं सोचूंगा, क्योंकि मैंने उसे पहले ही बहुत समय दे दिया है। अब इससे ज़्यादा समय नहीं दे सकता। बेहतर होगा उसने मुझसे जितनी भी उधारी ली है चुपचाप मुझे लौटा दे। यह बात सुनते ही सौम्या थोड़ी घबरा गई और वह बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप रुक जाइए, हमें थोड़ी मोहलत दे दीजिए। मेरे अंकल आपके पैसे लेकर भाग जाने का कोई इरादा नहीं है, वह कुछ समय में आपके पैसे चुका देंगे। आप इतना परेशान मत होइए और इन्हें कुछ वक्त की मोहलत और दे दीजिए प्लीज़। इस तरह रेस्टोरेंट बर्बाद कर देने से आपके पैसे भी वापस नहीं मिलेंगे और हमारी भी कमाई का जरिया भी ख़त्म हो जाएगा। गरीब के पेट पे लात मारना अच्छी बात नहीं है। मैं मानती हूँ कि मेरे अंकल ने आपसे पैसे उधार लिए हैं और जिसे चुकाने में वह थोड़ी देर कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। वह आपके पैसे चुकाएंगे नहीं या आपके पैसे हड़प लेंगे। अभी उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे, इसी वजह से वह आपके पैसे नहीं चुका पाए हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप ऐसा कोई कदम ना उठाइए जिसमें मेरे अंकल को भारी नुकसान हो जाए। यह रेस्टोरेंट ही उनकी रोजी रोटी का जरिया है। अगर इससे ही अगर आप इससे ही पूरी तरह से तहस नहस कर देंगे, तो फिर वह कहाँ जाएंगे और किसके सहारे अपना जीवन पार करेंगे? सौम्या की बातों से साफ नज़र आ रहा था कि यह रेस्टोरेंट विश्वनाथ के लिए कितना ज़रूरी है। अगर ये रेस्टोरेंट नहीं होगा तो शायद विश्वनाथ बर्बाद हो जाएगा। सौम्या उस आदमी को मनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि वह रेस्टोरेंट को बर्बाद ना करे, क्योंकि उसकी बातों से यह साफ जाहिर हो रहा था कि अगर विश्वनाथ ने उसके पैसे नहीं लौटाए तो उसका सारा गुस्सा रेस्टोरेंट पर निकल जाएगा और वह पूरे रेस्टोरेंट को तहस नहस कर देगा। वो आदमी बोला, तुम्हारा पूरा परिवार पागल हो
तुम्हारा पूरा परिवार पागल हो चुका है और अगर मैंने तुम लोगों को सबक नहीं सिखाया तो यह तुम्हारी आदत बन जाएगी, इसीलिए तुम लोगों को सबक सिखाना ज़रूरी है। इतना कहने के बाद उस आदमी के साथ जो गुंडे आए थे उन्होंने रेस्टोरेंट में तोड़-फोड़ करना शुरू कर दिया। उन्होंने मेज़ और कुर्सियों को इधर-उधर फेंक दिया और खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। जो कस्टमर रेस्टोरेंट में बैठकर अपना नाश्ता कर रहे थे वो सब डर की वजह से रेस्टोरेंट छोड़कर भाग गए। थोड़ी देर में उन आदमियों ने रेस्टोरेंट की काया पलट कर दी। इससे पहले रेस्टोरेंट कितना साफ सुथरा था और सुंदर लग रहा था और अब रेस्टोरेंट बर्बाद हो गया था। खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे, मेज कुर्सियां भी इधर उधर पड़ी थी और रेस्टोरेंट बिल्कुल बेकार हो गया था। अब तो कस्टमर भी भाग गए थे। यह देखकर सौम्या बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसके सामने बहुत सब कुछ खत्म हो गया था। उसने पूरी कोशिश की थी उस आदमी को रोकने की, पर वह नहीं रुका और उसने अपने आदमियों को आदेश देकर रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ करवाई थी। इतना नुकसान उसके अंकल नहीं झेल पाएंगे, यह तो साफ था। शिवम यह सब कुछ चुपचाप बैठकर देख रहा था। अभी तक उसने कोई एक्शन नहीं लिया था। वह देख रहा था कि यह आदमी अभी थोड़ी देर पहले ही आया है और उसने आते ही सब कुछ बर्बाद कर दिया। वाइन की बोतलें, खिड़कियाँ, मेज, कुर्सियाँ और यह पुराना रेस्टोरेंट सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद कर चुका है। क्या शिवम उस आदमी को रेस्टोरेंट खराब करने के लिए सबक सिखाएगा? क्या विश्वनाथ दिवाकर उधारी चुका पाएगा? क्या विश्वनाथ दिवाकर शिवम से मिलने के लिए मान जाएगा? क्या फिर वह अभी भी शिवम से नहीं मिलेगा? एपिसोड 820 कर चुकाने का दूसरा तरीका। शिवम उस रेस्टोरेंट में बैठकर देख रहा था कि कैसे एक लड़की इतने सारे गुंडों को संभालने की कोशिश कर रही है, पर वह गुंडे उसकी एक भी बात नहीं मान रहे थे। उन्हें बस उस लड़की पर तरस नहीं आ रहा था। उन्होंने उसके पूरे रेस्टोरेंट को तहस नहस कर दिया था। हर जगह टूटे हुए कांच और उल्टी सीधी कुर्सियां पड़ी हुई थी। सारे ग्राहक वहां से भाग चुके थे। मात्र शिवम और अभिमन्यु वहां बैठे थे। सब कुछ देखकर सौम्या दिवाकर की आंखों से आंसू आ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका रेस्टोरेंट इस तरह बर्बाद हो जाएगा। आखिरकार उसकी रोजी रोटी थी। वह कैसे अपने रेस्टोरेंट को इस तरह बर्बाद होते हुए देख सकती थी? जब वो छोटी थी तब से इस रेस्टोरेंट में आकर बैठती थी। इस रेस्टोरेंट में उसका बहुत गहरा कनेक्शन था। इसीलिए उसने उस गुंडे की तरफ देखकर हाथ जोड़ते हुए कहा, लोकेश भाई, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, हम सालों से इस बस्ती में एक साथ रह रहे हैं। आप तो मेरे अंकल को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आप हमारे साथ इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हैं? आपको तो पता ही है कि मेरे अंकल ने आज तक कभी भी किसी का पैसा नहीं खाया और वो कितने ज़्यादा ईमानदार हैं। वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो आप यह सब कुछ करके मुझे और मेरे अंकल को भूखा मरने पर मजबूर क्यों कर रहे हैं? इससे हमें आपके पैसे लौटाने में और ज़्यादा दिक्कत होगी। हमारे ऊपर काफ़ी मुश्किल आन पड़ी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम आपका पैसा रख लेंगे। हमें बस थोड़े समय की ज़रूरत है। जैसे ही हमारे ऊपर आई मुश्किलें कम हो जाएंगी, हम सबसे पहले आपको आपका पैसा लौटा देंगे। सौम्या की आंखों से आंसू आ रहे थे। क्या सौम्या की आंखों में आंसू थे। अगर कोई आम आदमी होता तो शायद उसके चेहरे को देखकर तुरंत पिघल जाता, मगर लोकेश भाई उस बस्ती का गुंडा था। वह उसके चेहरे को देखकर कैसे पिघल सकता था? क्योंकि वह सालों से इस तरह का काम करता है। वह लोगों को इसलिए पैसे देता है ताकि उनके साथ बदतमीजी कर सके, उनसे ज़रूरत से ज़्यादा पैसे ऐंठ सके। वह सौम्या दिवाकर को गंदी नज़रों से देख रहा था। उसकी आंखों से ही पता चल रहा था कि उसके अंदर का हैवान जाग उठा है। उसने सौम्या की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, पहले तो पैसे की भरपाई नहीं करती हो, उसके बाद इस तरह रोता
हुआ चेहरा बनाकर हमें सबके सामने बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। जब कोई उधार लेकर भूल जाता है तो उससे पैसा इसी तरह निकलवाया जाता है और तुम लोग पैसा ना लौटाने की कसम खा चुके हो। मैं इतने महीनों से तुम लोगों का इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम्हें तो पता था कि जिस दिन मैं तुम्हारी दुकान को इस तरह बर्बाद कर दूँगा तुम्हारी शक्ल ठिकाने आ जाएगी। उसने सौम्या की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, पहल तो पैसों की भरपाई नहीं करते हो, उसके बाद इस तरह रोता हुआ चेहरा बनाकर हमें सबके सामने बदनाम करने की कोशिश करते हो। जब कोई उधार लेकर भूल जाता है तो उससे पैसा इसी तरह से निकलवाया जाता है और तुम लोग मेरा पैसा ना लौटाने की कसम खा चुके हो। मैं इतने महीनों से तुम लोगों का इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे पता था कि जिस दिन मैं तुम्हारी दुकान को इस तरह बर्बाद कर दूंगा उस तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। इस छोटी सी झोपड़पट्टी में तुम लोग रेस्टोरेंट बताते हो और खाने के नाम पर आलू की सब्ज़ी देते हो। इतनी बड़ी रकम लेकर बैठे हो तो मैं क्या लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? मुझे पता नहीं है कि तुम इतनी बड़ी रकम इतनी आसानी से कभी नहीं चुका पाओगे। अपनी बात कहकर लोकेश कुछ देर के लिए शांत हो गया था और उसने दोबारा सौम्या दिवाकर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वैसे तुम्हें ना इस पूरी कहानी की सच्चाई ही नहीं पता है। मैंने तुम्हारे अंकल को एक और तरीका बताया था जिससे वो अपना कर्ज चुका सकें, पर तुम्हारे अंकल ने उस बात पर गौर ही नहीं किया। अगर वह उस बात पर गौर कर लेते तो उनका इतना बड़ा नुकसान नहीं होता और उन्हें अपना कर्ज चुकाने के लिए और ज़्यादा समय मिल जाता। लोकेश की यह बात सौम्या दिवाकर को कुछ खास समझ में नहीं आई, लेकिन उसे ऐसा लगा कि अगर कोई ऐसा तरीका है जिससे उसके अंकल को इस रेस्टोरेंट का कर्ज चुकाने के लिए और ज़्यादा समय मिल सकता है तो वह उस तरीक़ों को ज़रूर अपनाना चाहेगी। वह लोकेश के अंदर के हैवान को नहीं समझ पा रही थी। वो जिस तरह सौम्या दिवाकर को देख रहा था वह काफ़ी अजीब था, मगर सौम्या इस चीज़ से अनजान थी, इसलिए उसने लोकेश भाई की तरफ देखकर एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, लोकेश भाई, अगर सच में कोई ऐसा हो सकता है तो आप मुझे बताइए। मैं उस तरीके को अपनाने के लिए तैयार हूँ। मुझे बताइए कि अपने अंकल को ऐसा कौन सा तरीका बताया था जिससे हमें कर्ज चुकाने के लिए थोड़ा ज़्यादा समय मिल सकता है। मैं उस तरीके को अपनाने के लिए तैयार हूँ। सौम्या की बात सुनकर लोकेश ने शैतानी मुस्कान के साथ उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, सच में मुझे यही उम्मीद थी। मुझे लगा था कि तुम अपने अंकल से ज़्यादा समझदार हो। तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया है। जैसे ही लोकेश ने सौम्या दिवाकर के गाल पर हाथ रखा वो समझ गई कि लोकेश के इरादे अच्छे नहीं हैं, तो वह कुछ कदम पीछे हटने लगी, क्योंकि अब उसे लोकेश से डर लगने लगा था। सौम्या को इस तरह पीछे हटते देख वो लोकेश ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे अरे, अभी तो तुमने इतनी खुशी खुशी कहा कि तुम उस तरीके को अपनाने के लिए तैयार हो, तो अब पीछे क्यों हट रही हो? मैं तुम्हें समझाता हूँ कि मैंने तुम्हारे अंकल को दूसरा तरीका क्या दिया था। देखो सौम्या दिवाकर, तुम एक बेहद खूबसूरत लड़की हो और तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो। बहुत वक्त से मेरी नज़र तुम पर बनी हुई है। मुझे पता है कि तुम अभी भी अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हो। कैसा होगा अगर तुम मेरे साथ एक रिश्ता बना लो? मैं तुम्हारे स्कूल की फ़ीस भी भर दिया करूँगा और तुम्हारे अंकल के ऊपर जितना भी कर्ज है हम उसको भी मिलकर आराम से सेटल कर लेंगे। मेरे हिसाब से इस उम्र में पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम घर से बसाओ। मेरे साथ आने में कोई बुराई नहीं है। इस पूरी बस्ती में मैं सबसे ज़्यादा पैसे वाला हूँ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अगर तुम मेरे साथ आ जाओगी तो तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल होगा। तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें मिल जाएगा और मैं तुम्हारे अंकल को भी हर एक कर्ज से मुक्त कर दूंगा। तुम्हें कोई भी रकम चुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि मैं इस रेस्टोरेंट को भी सुंदर बना दूंगा।
यह तुम्हारी छोटी सी झोपड़पट्टी की दुकान एक आलीशान रेस्टोरेंट में तब्दील हो जाएगी और तुम्हारे अंकल को दिन ब दिन फ़ायदा होगा। तुम्हारे एक फ़ैसले से तुम्हारे पूरे परिवार की किस्मत बदल सकती है। अब यह फ़ैसला तुम्हें लेना है। तुम्हारे अंकल ने अब तक मुझे इस फ़ैसले का जवाब नहीं दिया, मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम काफ़ी होशियार हो और समझदार भी। तुम यह फ़ैसला जल्द से जल्द ले लोगी और मुझे यह फ़ैसला मेरे ही हित में चाहिए, वरना इसका अंजाम और ज़्यादा बुरा हो सकता है। अगर मैं तुम्हारे साथ के खातिर तुम्हारे अंकल का कर्ज माफ़ कर सकता हूँ, तो तुम्हारे दूर जाने की वजह से तुम्हारे अंकल का कर्ज 4 गुना भी बढ़ा सकता हूँ। इसीलिए जो भी फैसला लेना है बहुत सोच समझ कर लेना। लोकेश भाई की आवाज़ सुनकर सौम्या दिवाकर का तो मानो पूरा शरीर ही कांप गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतनी छोटी सी उम्र में इस तरह का फैसला लेना होगा। सौम्या खूबसूरत थी, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। अब उसे समझ में आ रहा था कि उसके अंकल इतने दिन से परेशान क्यों रह रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर इतना बड़ा बोझ जो था। सौम्या बहुत ज़्यादा बुरी तरह से डर गई थी। उसका पूरा बदन डर से कांप रहा था। वह कभी भी खुद को लोकेश के साथ नहीं देख सकती थी। लोकेश उससे उम्र में बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और उसकी हरकतें बहुत ही बुरी थीं। वो कभी किसी लड़की का सम्मान नहीं करता था और अगर सौम्या उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के बारे में सोचती है तो उसे हर दिन दर्द, दुख और धोखा और ना जाने क्या क्या झेलना पड़ेगा। सौम्या ने लोकेश की तरफ देखकर बड़े ही धीमी आवाज़ में कहा, लोकेश भाई, आप ये क्या कह रहे हो? मैंने बचपन से लेकर आज तक आपको भाई की तरह देखा है और हमेशा भैया ही कहा है। ऐसा नहीं है कि हम आपकी रकम लौटाना नहीं चाहते। मेरे अंकल बुरे इंसान नहीं हैं, वह आपकी रकम ज़रूर लौटा देंगे और हमने आपकी रकम का कुछ हिस्सा तो वापस भी कर दिया है। यहाँ तक कि इस रेस्टोरेंट के पेपर भी आपके पास हैं, तो जो आपकी रकम से कई ज़्यादा कीमती हैं, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। अगर आप रेस्टोरेंट को बेच देंगे तो आपको हमारे कर्ज का सारा पैसा मिल जाएगा। फिर आप इस तरह की हरकत हमारे साथ क्यों कर रहे हैं? आपको ज़्यादा नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस कुछ महीने का समय और दे दीजिए। हमारी बिक्री काफ़ी अच्छी चल रही है, मगर हमारे परिवार में काफ़ी सारी दिक्कतें हैं जिनसे हमें उलझना पड़ रहा है। इसीलिए हम आपकी रकम वापस नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही हमारे परिवार में चीज़ें ठीक होंगी, हम सबसे पहले आपको आपकी रकम देंगे। मैंने पहले ही आपसे यह बात कही थी। आप प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। इस तरह से फ़ैसले लेकर मेरे और मेरे परिवार के लिए ज़िंदगी और ज़्यादा मुश्किल मत कीजिए। हम पहले ही बहुत गरीबी में अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। हम इस तरह का बोझ और नहीं झेल पाएंगे। सौम्या को बहुत दुख हो रहा था कि किस घड़ी में उसके अंकल को लोकेश से इतना कर्ज लिया। आज अगर वह कर्ज नहीं लेते तो उन्हें इस तरह की मुसीबत कभी नहीं झेलनी पड़ती। लोकेश जैसे हैवान से इस तरह डील नहीं करना पड़ता। लोकेश अब तक सिर्फ़ और सिर्फ रकम पर टिका हुआ था, पर अब वह सौम्या पर आ चुका था और उसने सौम्या को यह धमकी भी दी थी कि अगर सौम्या ने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसके अंकल की ज़िंदगी को और ज़्यादा बेकार कर देगा। सौम्या पहले ही यह बात जानती थी कि अगर उसके अंकल कितनी सारी मुसीबतों से गुज़र रहे हैं, वह अपने अंकल के ऊपर और ज़्यादा मुसीबतें नहीं देख सकती थी। बचपन से लेकर आज तक वह अपने अंकल के बहुत ज़्यादा करीब रही है। उसने हमेशा उन्हें अपने बाप का दर्जा दिया है और कोई भी लड़की अपने बाप के ऊपर इस तरह की मुश्किल नहीं देख सकती। शिवम दूर बैठा यह नज़ारा देख रहा था। उसे हमेशा इसी तरह की चीज़ें देखने मिलती थीं, जहाँ एक अमीर इंसान दूसरे गरीब इंसान का नुकसान कर रहा हो, उन्हें दबा रहा हो, धमका रहा हो, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। शिवम को समझ में आ चुका था कि विश्वनाथ दिवाकर ने इस लोकेश के नाम के लड़के से काफ़ी बड़ा लोन लिया है। हालांकि विश्वनाथ दिवाकर का ये रेस्टोरेंट पुराना है, पर उनकी बिक्री में कोई कमी नज़र नहीं आई।
शिवम ने सौम्या की बात सुनी कि विश्वनाथ दिवाकर ने इस रेस्टोरेंट के पेपर लोकेश को दे रखे हैं और यहाँ तक कि काफ़ी हद तक रकम भी चुका दी है, मगर उसके बाद भी लोकेश अपनी हरकतों से पीछे हटने के लिए राज़ी नहीं है। वह लगातार इन्हें धमकी दे रहा है। आज तो उसने हद ही कर दी। उसने इसके रेस्टोरेंट में घुसकर उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। शिवम यह सब कुछ होते हुए जाहिर सी बात है देख नहीं सकता था। उसे यह सब देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसने उसके सामने एक छोटी सी बच्ची थी जिसकी उम्र अभी यह सब कुछ झेलने की नहीं थी और उसे इस तरह के हैवान से डील करना पड़ रहा है। क्या शिवम इस मामले में दखल देगा? क्या शिवम सौम्या दिवाकर को उस हैवान लोकेश से बचा पाएगा? क्या होगा उससे शिवम सौम्या की मदद करेगा? क्या होगा जब शिवम सौम्या की मदद करेगा? क्या सौम्या की मदद करके शिवम को विश्वनाथ दिवाकर से मिलने का मौका मिलेगा? आखिर शिवम विश्वनाथ दिवाकर से मिलना ही क्यों चाहता है? क्या विश्वनाथ दिवाकर के पास कुछ ऐसा है जो शिवम की उसके दुश्मनों को हराने में कोई मदद कर सके? जानने के लिए सुनते रहिए शिवम द हिडन वॉरियर। और हमारे चैनल पर अगर कोई गलती हुई तो तहे दिल से माफ़ी।